हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो जल्दी से सेशन लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, यही पैटर्न होता है बिहार पुलिस का, ठीक इसी लेवल के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। और इस बार तो आपको पता ही है कि क्लास 10th पर आधारित प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित आज इस सेशन में हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। एक बार मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन से और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। देखिए, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट कर देने के लिए, और आंसर सबको लाइव चैट में कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है। और देखिए, बहुत ही कम समय अब रह गया आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है और निश्चित रूप से आपको प्रत्येक दिन एक सेट लगाना है, ताकि आपका अभ्यास बना रहे और एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई आपको न हो। चलिए, सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, टीपू को शेरे मैसूर के नाम से, ठीक है, शेरे मैसूर या इस तरह से शेरे लिख सकते हैं, शेर ए मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था और उसका सदस्य बना था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। चलिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान को। ठीक है, यूनान को या फिर ग्रीस, एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में ग्रीस भी मिलेगा। रोमन सभ्यता का जन्म ग्रीस की भूमि पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र का निर्माण हुआ। लोकतंत्र और पश्चिमी विचारों के आधुनिक दिन ग्रीस में ही पैदा हुए और पनपे थे। तो राइट आंसर यूनान हो जाएगा या फिर ग्रीस, कहिए, एक ही बात है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, किस महाद्वीप को या किस महादेश को, ठीक है, किस महादेश को मानव जाति का पालना कहा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए कि नवंबर 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। याद रखेंगे, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि रूसी क्रांति के बाद जो है रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, रूसी क्रांति के पश्चात रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय, ठीक है। रूसी क्रांति का यह तात्कालिक कारण था। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं, प्रत्येक दिन 2 वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध करवाता हूं। इसमें मेहनत लगता है और आपको बिल्कुल फ्री में जो है यह कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारा सपोर्ट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोल्शेविक दल का नेता कौन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन थे, ठीक है, याद रखिएगा। और अप्रैल थीसिस
लेनिन ने ही तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। बिल्कुल ये गेस क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। चलिए समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की कैपिटल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। और प्रश्न में पूछा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि समाजवादी घोषणा पत्र या साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं इस सेशन में। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, यहाँ किस बना लीजिए, किस यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ था 1930 ईस्वी के डांडी मार्च से। डांडी मार्च 30 मार्च 1900, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 मार्च 1930 को। ठीक है, यह स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और ये कहाँ पहुँचते हैं बताइए, डांडी पहुँचते हैं। और वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल के दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसके तहत भारतीय भाषा के, ठीक है, जो भारतीय भाषा के अखबार थे, समाचार पत्र थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह पारित किया था किसने, तो लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, और इसको निरस्त किसने किया था, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है। याद रखिएगा इसी के समय जो है प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। इसी ने जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्लियर, तो ऑप्शन इसका सी 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। अच्छा, लॉर्ड लिटन के समय में ही आर्म्स एक्ट भी 1878 में, आर्म्स एक्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर्म्स एक्ट भी इसी के समय 1878 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ये 1918 में प्राप्त हुआ था, 1918 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। पहला कारखाना अधिनियम, तो अभी मैंने बताया था पहला कारखाना अधिनियम जो है यह पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1881 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, यह भद्रावती में है, किस राज्य में स्थापित की गई है। तो देखिए भद्रावती कहाँ पर है, यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। ओपेक की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, ओपेक का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना जो है 1960 में इराक के बगदाद में किया गया था। ठीक है, बगदाद में 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, तो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। याद रखिएगा 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसके स्थापना की नींव रखा गया था और ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस के मनीला शहर में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा दिसंबर 1966, डेट सहित आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स वाला 3 वीडियो मैंने आपको कराया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज ही मैंने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर कराया हो, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, पूरे 100 प्रश्न है इसमें, इसको भी आज लगा करके रात में सोइएगा। ठीक है, चलिए देखिए इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? इसमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए ध्यानपूर्वक। इसमें से 5 ऑप्शन मैंने रखा हुआ है, इन 5 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें से चुनाव आयोग का कार्य जो है नहीं है। चलिए बताइए। मतदाता सूची तैयार करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है, उम्मीदवारों का नामांकन नॉमिनेशन यही करता है, मतदाता केंद्र की स्थापना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण करना, यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न करिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए राइट आंसर इसका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जो है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन ए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? वर्तमान में तीसरी शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लाया गया था, मतलब 2020 के नाम से है यह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली पूछा गया है तो 1968 में पंडित इंदिरा गांधी जी के समय में, 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दूसरा लाया गया था 1986 में राजीव गांधी जी के समय में, और तीसरा 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है बट बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो राइट आंसर इसका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इससे भी आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? चलिए बताइएगा। बहुत सारे लोग जो है वेटलैंड कन्वेंशन पर टिक लगाएंगे, लेकिन देखिए ये जो वेटलैंड कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, आर्द्र भूमि की सुरक्षा से संबंधित है यह। और यहाँ पर 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ये अफ्रीकी कन्वेंशन है। अफ्रीकी कन्वेंशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसको अल्जीरियस, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको अल्जीरियस, ठीक है, अल्जीरियस कन्वेंशन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि 2021 की जो वन रिपोर्ट है
उसका पूछा जा रहा है आपसे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन, देखिए इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कृषि प्रसार बिल्कुल वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का कारण है। बृहत स्तरीय विकास परियोजना भी है। तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण भी है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना ये नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका जिन्होंने भी दिया आंसर राइट आंसर है उनका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इसमें से कौन सा है। जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। यह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, बाकी ये सारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। तो अभी हम लोगों ने कवर किया था कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये भद्रावती में है। भद्रावती कर्नाटक में है, तो यहाँ पर स्टील है, स्टील लौ इस्पात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। बीच बीच में बोलना पड़ता है, अन्यथा आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है यह किस वर्ष हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड कारखाना था 1984 में हुआ था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा है। चलिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्थापना 1967 को हुई थी। कहाँ पर, तो थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 11 सदस्य देश बन गया है, यानी कि 11वां जो बन गया है ये तिमोर लेस्ते बना है। पूर्वी तिमोर भी इसको कहा जाता है, पूर्वी तिमोर और तिमोर लेस्ते एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, मतलब एक ही देश है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। 2024 में जो ओलंपिक होगा इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए 2020 वाला टोक्यो जापान में हुआ था, 2024 वाला फ्रांस की पेरिस में होगा, और 2028 वाला जो होगा ये आपका लॉस एंजलिस में होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा हुआ था। तो ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है। दूसरा में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने, तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सापरू, इन दोनों ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हिरोशिमा के कवि कौन हैं। हिरोशिमा के कवि कौन है, तो हिरोशिमा जो कविता है इसके कवि का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा कौन है, हिरोशिमा के कवि कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। तो अज्ञेय करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा हिरोशिमा के कवि कौन है, तो अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है, इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइएगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही है, तो तिरह प्लस कार जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है तिरस्कार का।
ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहा जाता है। तो देखिए मनुष्य में जो है 23 जोड़ी क्रोमोजोम पाया जाता है, यानी कि टोटल 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। क्लियर है। 22वें जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है उसको क्या कहा जाता है और 23वें जोड़ा क्रोमोजोम को क्या कहा जाता है, दोनों को पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था। तो जिन लोगों को ध्यान होगा वो लोग आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए 22वें जोड़े जो क्रोमोजोम होता है वो ऑटोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ऑटोसोम कहलाता है। और जो 23वें जोड़ी होता है उसको एलोसोम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको एलोसोम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मेंडल ने, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये कितने लक्षणों का जो है इन्होंने चयन किया था, तो 7 लक्षण। कौन कौन से, उंगली पर काउंट कीजिएगा। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल का स्थान, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे कि मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा दुग्ध उत्पादन के लिए हार्मोन जो है उत्तरदायी है मनुष्य में, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा है, प्रोलैक्टिन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है कॉकरोच में। किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अच्छा, मानव में अगर पूछेगा कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये यूरिया है मनुष्य में। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि सर्प यानी कि सरीसृप की बात करें, पूरा सरीसृप ही मैं लिख देता हूँ आपको। सरीसृप और पक्षी में अगर पूछेगा कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो इसमें यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल होगा। किसमें, सरीसृप और पक्षी में। ठीक है, यूरिक एसिड होगा सरीसृप और पक्षी में। ठीक है, यूरिया होगा आपका मनुष्य में। ठीक है, और मछलियों में अमोनिया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह 1904 में हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में, जिसके समय में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है। आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो ये किया गया है, करंट अफेयर्स वाला 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के आलिया मीर को दिया गया। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण की बात आई हुई है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, तो यह 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू हिंसा से, देखिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। सभी लोग फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गलती करके जो चीज़ें आप सीखेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, इसीलिए जो भी आंसर आप जानते नहीं हैं या फिर जानते हैं उसको कमेंट करिए। ठीक है, नहीं जानते हैं अच्छी बात है, सीख लेंगे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। चलिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2005 में पारित किया गया था। 2005 राइट आंसर है बिल्कुल।
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से। देखिए लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है, सफ़ेद हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथी की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह कौन सा जिला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स सभी लोग आंसर कमेंट करिए प्लीज़, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए इसी के साथ। तो यह मधेपुरा है। सबसे कम अगर पूछेगा कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला की है, तो सबसे कम गोपालगंज की है। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बिहार में, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। साथ साथ यह भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है, यह किया जाता है, करेक्ट आंसर बताइए, पौधे की वृद्धि दर मापने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? भक्तमाल रचना के कवि कौन है बताइए? भक्तमाल रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स यह नाभा दास की रचना है। किसकी है? नाभा दास की रचना है भक्तमाल, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? अच्छा, ब्रटलैंड रिपोर्ट को प्रकाशित किस नाम से किया गया था? तो आवर कॉमन फ्यूचर या फिर हमारा साझा भविष्य के नाम से। और ये ब्रटलैंड रिपोर्ट को किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यह प्रकाशित किया गया था विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा 1987 में। 1987 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक नज़र एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक ये बातें याद रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतवर्ष ने 1987 में, भारतवर्ष ने 1987 में अपनी पहली जल नीति शुरू किया था। 1987 में पहली जल नीति शुरू किया था, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो देखिए यह जो है यह रिहांद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहांद नदी पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है यह किसके खनन के लिए, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए एक बार सेशन को भी साथ साथ लाइक कर दीजिए। राइट आंसर इसका बताइए। आज वाला फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, सोने से पहले एक बार। तो ये लौह एस के लिए जो है, एक मिनट नहीं, कोयला के लिए फेमस है, कोरबा कोयला, ठीक है, कोयला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोयला के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किस पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 यानी कि कार्यक्रम 21 को अपनाया गया था? अच्छा, एजेंडा 21 का मतलब क्या है ये पहले जान लीजिए। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी का यह उल्लेख करता है। एजेंडा 21 जो है यह 21वीं सदी का उल्लेख करता है, इसका मतलब बस इतना ही है। और यह किस पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान जो है अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए एजेंडा 21 को 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन में विश्व नेताओं के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रियो सम्मेलन में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस सूची के अंतर्गत जो है यह दिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 243 जी है, अनुच्छेद 243 जी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलो उसके बाद देखिएगा कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। और देखिए 187वां इसका जो मेंबर कंट्री है वो टोंगा है, ठीक है। टोंगा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो यह एंजाइम जाइमेज है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ठीक है। बताइए कहाँ से जो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए बिहार पुलिस के लिए 100 से अधिक वीडियो जो है हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया गया है। मैंने इन सब का प्लेलिस्ट भी बना दिया है। समय बहुत कम है, इसीलिए आप लोग जल्दी से इन सभी वीडियोज़ को एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे बेटर कंटेंट पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार आप देख करके देखिए। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका चनहुदड़ो हो जाएगा, ठीक है। चनहुदड़ो से यह निशान मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे जल्द ही, ठीक है। पहले तो सारा प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं सब्जेक्ट वाइज कवर करवाऊंगा। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, सबका अलग अलग करवाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसमें छठी अनुसूची बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में। देखिए छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य का नाम आप याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य को याद रखना है, छठी अनुसूची से संबंधित है। और देखिए इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है छठी अनुसूची में। इसका राइट आंसर पहले बताइए। तो देखिए ये तीसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का जो है इसमें उल्लेख है, तीसरी अनुसूची। अर्थात दूसरी में क्या है, तो दूसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबके जितने भी पदाधिकारी हैं, वेतन और इनके भत्ता, इन सब का उपबंध है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन इसमें से किसको कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इसमें से लीवर है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था। परावैंगनिक किरण की खोज जो है यह किसने किया था। अच्छा हेनरी बैकुरल जो है, बैकुरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। परावैंगनिक किरण की खोज किया था रिटर ने। किसने किया था, रिटर ने। एक्सरे का खोज किया था रॉन्गजन ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। कांसा जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो है फ्रेंड्स यह कॉपर और किसका मिश्र धातु है, जल्दी से बताइए। कॉपर और किसका है,
तो यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। यहाँ पर देखिए कॉपर और जिंक जो है ये पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इसी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन यहीं से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर ये मस्तिष्क के आधार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग म्यूल और स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था हरग्रिव्स ने, जेम्स हरग्रिव्स ने। वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, वाटर फ्रेम का आविष्कार, ठीक है। ये सब औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए हैं, जो इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया स्पिनिंग म्यूल का, तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। तो यहाँ पर देखिए क्रॉम्पटन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, सेफ्टी लैंप का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता। यहाँ पर है काल तुझसे होड़ है मेरी, इस तरह से काल तुझसे होड़ है मेरी, ये पूरा इस तरह से है। इस कविता के लेखक कौन है? चलिए, इन 60 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। 60 ही प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं। सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।